नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट जीके के स्पेशल इस पार्ट में आज हम राजस्थान में जो सियासी संकट है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे और इस बढ़त में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है उस घटनाक्रम में आपके एग्ज़ाम से संबंधित कौन से क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। हम उनकी चर्चा करेंगे कि आपके एग्जामिनर के दिमाग में इस पूरे घटनाक्रम को देखकर किस प्रकार की स्थिति एक क्वेश्चंस के रूप में उभर कर सामने आ सकती है, उसी को हम इसके अंदर हाईलाइट करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ से संबंधित टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लें और हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करने का वहाँ पर लिंक दिया गया है। और ऐप से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो स्टैटिक जीके से संबंधित हो, चाहे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित हो या अन्य कोई भी गतिविधियां हो, वहाँ पर आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो इन सूचनाओं के बाद में मैं राजस्थान के संबंध में जो घटनाएं घटित हो रही है जो कि आपके करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उस पर अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा और उस न्यूज़ को आधार बनाकर ही हम आगे चलेंगे। जैसे आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा और न्यूज़पेपर में आपने ये कहा है, ये न्यूज़पेपर में ये देखा है आपने कि राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें विधानसभा में अधिवेशन बुलाने की कोई आपत्ति नहीं है। विधानसभा में अधिवेशन बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विश्वास मत लेकर आए। विश्वास मत मतलब विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो विश्वास प्रस्ताव से संबंधित क्वेश्चन बनता है। और विश्वास प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति को हम आगे ना रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें उसको भी जानना पड़ता है। तो यदि मैं सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो आपके सामने मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट के माध्यम से आप जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, चाहे आप उसको राज्य के संबंध में देख लो, चाहे आप उसको सेंटर के संबंध में देख लो, एक ही बात होती है। ध्यान रखें, ये कोई अलग अलग बातें नहीं होती है। सेंटर के लिए भी वही नियम लागू होते हैं और स्टेट के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ अविश्वास प्रस्ताव, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। पेश लोकसभा में होता है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर आपको लोकसभा शब्द दिया है ताकि आप दोनों पोर्शन को इजीली समझ सको। देखिए, यदि हम राज्य के संबंध में बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, विधानसभा। विधानसभा आ जाएगी यहां पर, राज्य के संबंध में फिर विधानसभा आ जाएगी। और इसके आगे की यदि बात करें तो ये पेश कौन करता है, विपक्ष। और विपक्ष राज्य में भी होता है, सेंटर में भी होता है। इसे केवल एक सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, लेकिन 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल यही सिस्टम राज्यों में लागू होता है। अब देखिए, एक अधिवेशन में केवल एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, एक अधिवेशन में हम केवल एक अविश्वास प्रस्ताव ही पेश कर सकते हैं। अधिवेशन आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, 3 अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन होता है, मानसून अधिवेशन होता है और शीतकालीन अधिवेशन होता है। बजट अधिवेशन फरवरी से मई तक होता है, लेकिन बीच में 2 चरणों के होने के कारण इसमें 25 दिन का अवकाश रखा जाता है। इस कारण से यदि हम फरवरी से मई तक की बात करें तो सबसे लंबा अधिवेशन जो होता है बजट अधिवेशन होता है। मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त में होता है और जुलाई अगस्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी जो राजस्थान सरकार है वो कौन से सत्र को बुलाने की बात कर रही है, तो वो मानसून अधिवेशन को बुलाने की बात कर रही है। जुलाई अगस्त में होने वाला ये जो अधिवेशन होता है इसे ग्रीष्मकालीन अधिवेशन भी कहते हैं। और जो शीतकालीन अधिवेशन होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है ये होता है सबसे छोटा अधिवेशन। तो सबसे छोटा अधिवेशन शीतकालीन अधिवेशन होता है और सबसे बड़ा अधिवेशन बजट अधिवेशन होता है। अब देखिए,
तो एक अधिवेशन में केवल एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। अब सरकार सेंटर की भी हो सकती है और आपकी राज्य की भी हो सकती है, तो दोनों शब्दों में सरकार शब्द इस्तेमाल होगा। मंत्री परिषद भंग हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां भी मंत्री परिषद होती है। मैं यहां केवल सेंटर की बात कर रहा हूं। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पेश किया गया था नेहरू सरकार के खिलाफ, JB कृपलानी के द्वारा पेश किया गया था, और सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए वो इंदिरा गांधी के काल में पेश किए गए हैं। अब तक 26 बार पेश किए जा चुके हैं। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति जो थे वो ज्योतिर्मय बसु थे, जिन्होंने 4 बार पेश किया था। और अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरने वाली पहली सरकार जो थी ये मोरारजी देसाई सरकार थी। तो अविश्वास प्रस्ताव की हालांकि अभी कोई बात नहीं है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव चर्चा में है, इस कारण से मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक बात इसके बारे में बता दी। अब आप हेडिंग डाल दीजिए एक बार, चलो आप राइट डाउन कर दीजिए इसको। अब हेडिंग डालिए विश्वास प्रस्ताव। अभी जो राजस्थान में चर्चा में है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। विश्वास प्रस्ताव, कुछ बातें हैं वो आपने ध्यान रखनी है। देखिए, विश्वास प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो वास्तव में इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों का ही संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसे भी जो पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अब वही बात, यदि आप राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो केवल विधानसभा में। सिंपल सी बात है। इस कारण से मैंने जानबूझकर ये शब्द आपको इस्तेमाल किए हैं ताकि एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाए। और विश्वास कौन पेश करेगा? अभी जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बात कही है कि सरकार विश्वास मत लाए, सरकार विश्वास मत लाए। सरकार मतलब सत्ता पक्ष, रूरल पार्टी। तो ये जो पेश किया जाता है ये सत्ता पक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, रूरल पार्टी के द्वारा। अब आप देखिए, यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है, पारित नहीं होता है, तो सरकार गिर जाएगी। एक लाइन लिख दीजिए, यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। इसका मीन्स क्या निकला? सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। तो आप इसको यह भी कह सकते हो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। अब सेंटर के संबंध में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किस प्रस्ताव के पारित नहीं होने से, निम्न में से किस प्रस्ताव के पारित नहीं होने से मंत्री परिषद भंग हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। विश्वास प्रस्ताव। एक तो ये बात होगी। एक आपने न्यूज़ और सुनी होगी कि जो बीएसपी है, बसपा, इसने जो अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान ना करें, ये व्हिप जारी किया है। देखते हैं व्हिप क्या होता है। आप न्यूज़ लिखिए, बीएसपी ने, बसपा ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की है। तो बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी की है कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान ना करें, ये बात कही है इन्होंने।
तो विप क्या होती है, हमें इसको समझना पड़ेगा। आइए, जब कोई राजनीतिक दल संसद या विधानमंडल पार्लियामेंट या लेजिस्लेटर में होने वाले मतदान के लिए आदेश जारी करता है, जो पक्ष या विपक्ष से संबंधित होता है, जो पक्ष या विपक्ष से संबंधित होता है। अब ध्यान से समझिए इस लाइन को। कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे यहां बीएसपी है, इसने संसद, राजस्थान के संबंध में देखें तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा किस में आती है, विधानमंडल में ही आती है। विधानमंडल में होने वाले मतदान के लिए, भाई विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, मतदान के लिए आदेश जारी करता है। कोई भी आदेश जारी कर दिया, जैसे ये कहे ना, अपने विधायकों के लिए आदेश जारी किया, तो ये जो आदेश होता है इसे ही हम विप कहते हैं। अब ये आदेश पक्ष में मतदान के लिए भी हो सकता है और विपक्ष में मतदान के लिए भी हो सकता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, संबंधित होता है, इसे विप कहते हैं। इसमें सदस्यों को मतदान में उपस्थित होना भी आवश्यक होता है। मतदान में उपस्थित होना भी आवश्यक होता है। तो सदस्य उपस्थित भी होंगे, ये नहीं है कि वो एब्सेंट हो जाए, और जो दल कहेगा उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि ना माने तो क्या होगा। यदि ये सदस्य ना माने तो इनकी अयोग्यता पर जो डिसीजन होगा, योग्यता या अयोग्यता पर जो भी डिसीजन होगा, भाई इसको निकाला जाए नहीं निकाला जाए, वो विधानसभा अध्यक्ष लेता है। एक लाइन लिख दीजिए, विप का उल्लंघन करने पर सदस्यों की अयोग्यता का डिसीजन विधानसभा अध्यक्ष लेता है। ये आपके क्वेश्चन हो गया। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि विप का उल्लंघन होता है तो जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता या योग्यता जो भी है, उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन विधानसभा अध्यक्ष लेता है। एक बात और बताना चाहूँगा विप के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए विप जारी नहीं की जाती है, ध्यान रखना, ये इनके लिए विप जारी नहीं होती है। एक लाइन लिख दीजिए, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में विप जारी नहीं होती है, विप जारी नहीं होती है। तो ये विप से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, इन पर आप ध्यान रखें। और विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को हमने पढ़ने का प्रयास किया है। इसके अलावा ये जो बीएसपी है, ये एक अपने आप में एक राजनीतिक दल है, और मैं चाहूँगा कि अब मैं आपको थोड़ा सा राजनीतिक दलों के बारे में भी एक बेसिक जानकारी दे दूँ। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम राजनीतिक दलों पर चर्चा करेंगे।
अब मैं भारत में राजनीतिक दलों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत सारे राजनीतिक दल है भारत में, क्षेत्रीय पार्टियां भी होती है, राष्ट्रीय दल भी होते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय दल। लेकिन राष्ट्रीय दल को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत में राजनीतिक दल की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत में राजनीतिक दल। देखिए, एक सिंपल एंड सोबर यदि मैं आपसे बात करूं तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पर साम्यवादी सिस्टम होता है। कई देश ऐसे भी हैं जहाँ दो दलीय भी है, जैसे हम अमेरिका को इस संदर्भ में एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अमेरिका में दो पार्टियाँ होती हैं, लेकिन भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं। राष्ट्रीय दल है जिसको आप राष्ट्रीय पार्टी भी कह सकते हो, इसके अलावा प्रांतीय पार्टियाँ भी होती हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पर, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। एक तो ये बात ध्यान रखना, बहुदलीय है। अब यदि हम इसके पुराने सिस्टम को देखें तो हमें नेशनल मूवमेंट की तरफ चलना होगा। नेशनल मूवमेंट के तहत 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और भारत में पहले राजनीतिक दल के रूप में इसे जाना जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, नेशनल मूवमेंट के दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई और ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और ये स्थापना की थी एओ हयूम के द्वारा। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसको ही पहले राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। तो आप एक नीचे एक लाइन लिख दे सकते हो, भारत का पहला राजनीतिक दल। ऑफिशियल रूप से यही था, ध्यान रखना। ऐसे तो बहुत सारे दल गठित हुए पहले, लेकिन ऑफिशियली ये था पहला राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये स्थापित हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आज़ादी के बाद भी इसका प्रभाव रहा। एक लाइन लिख दीजिए, इसका प्रभाव रहा। 47 से लेकर 80 के दशक तक, आप 1977 तक कह सकते हो इसको, तब तक कांग्रेस का आधिपत्य रहा भारत पर और इसने काफ़ी विकास के काम भी किए। लेकिन 1977 के आसपास स्थितियां बदली और पहली गैर कांग्रेसी सरकार हमारे सामने आई। तो वो आपने पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है, लिख दीजिए, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में। ध्यान रखना, मैं यहां पर केंद्र की बात कर रहा हूं, सेंटर की बात कर रहा हूं। और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम जो बने, प्रधानमंत्री बने, ये मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने, कई बार क्वेश्चन आता है। और इनकी जो पार्टी थी ये थी जनता पार्टी। क्लियर? अब यहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंटर में तो बनने में इसको इतने साल लग गए, लेकिन राज्यों में गैर कांग्रेसी प्रभाव 1959 में ही आ गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
1959 में ही गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी राज्यों के संबंध में केरल में। एक ध्यान रखें, नोट डाल के लिखिए। राज्यों के संबंध में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ये 1959 में ही बन गई थी। ध्यान रखें, केरल में बनी थी। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं और वर्तमान में जिस तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है उस दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, और ये तो आया ही हुआ है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। तो ये दल चलते रहे, धीरे धीरे बहुत सारे दल हमारे सामने आए, प्रांतीय पार्टियां आई, उनकी गणना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं इसको जो वर्तमान स्थिति है उससे जोड़ना चाहूंगा, और वर्तमान स्थिति में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, टोटल राष्ट्रीय दल कितने हैं आज की डेट तक, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम भारत के राष्ट्रीय दल पर चर्चा करेंगे। एक लाइन लिखिए, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दल, आपने सिर्फ इनकी ही बात करनी है, यही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में है 8, और ये जो है जून 2019 की स्थिति है, तब की बात है, ये जून 2019 की स्थिति है। तो एक साइड में लिख दीजिए राष्ट्रीय दल और स्थापना और संस्थापक, ये ध्यान रखना है आपने। संस्थापक मतलब फाउंडर। कांग्रेस की बात करें, वैसे हम इसकी बात अभी कर चुके हैं, 28 दिसंबर 1885, और एओ हयूम ने इसकी खोज की थी। दूसरी जो बड़ी पार्टी हमारे सामने है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। हालांकि इसके कई रूप पहले सामने रहे, लेकिन पर्टिकुलरली जो बीजेपी के जो संस्थापक हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी है। सहयोगी के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, तो सहयोगी के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं। अब देखिए तीसरी जो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1920 में यह स्थापित हुई थी। एमएन राव, मानवेंद्र नाथ राव। सीपीआई एम, एम का मतलब है यहां पर मार्क्सवादी। इसकी जो स्थापना हुई 1964 में ईएमएस डांगे के द्वारा। पांचवी पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये 14 अप्रैल 1984 को स्थापित की गई
और ये काशीराम जी के द्वारा स्थापित की गई। वर्तमान में इसके सुप्रीमो आप देखते हो मायावती है। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में तारिक अनवर के द्वारा। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और आप जानते हो ममता बनर्जी के द्वारा, वेल नोन है आपके लिए नाम। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है ये अब तक का सबसे नया राष्ट्रीय दल है। 2013 में ये स्थापित हुआ था और ये स्थापित हुआ था पीए संगमा के द्वारा। पीए संगमा इसकी स्थापना की थी। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ये जो दल रहे हैं इनकी स्थापना और इनके संस्थापक, तो जून 2019 तक की स्थिति हमने ये कर ली है। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक बात और है जो मैं कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ध्यान रखना, चुनाव आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, चुनाव आयोग। राइट डाउन कर लीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, वर्तमान में जो चुनाव आप देखते हो वो विभिन्न दलों को मिलाकर आयोजित किए जाते हैं। और कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वो यदि चुनाव लड़ती है तो अन्य दलों को साथ में लेकर चुनाव लड़ती है। अब आप देखिए, ये जो अन्य दलों को साथ में लेकर जब चुनाव लड़ती है तो आपने कई बार नाम सुना होगा यूपीए, और एक नाम और सुना होगा आपने एनडीए। कहते हैं ना एनडीए सरकार, यूपीए सरकार। तो जो यूपीए है इसका मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। हालांकि हिंदी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये है कांग्रेस व सहयोगी दल। मतलब जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो बहुत सारे सहयोगी दलों को साथ में लेकर चुनाव लड़ती है, तो इसे कहा जाता है यूपीए। और एनडीए जो होती है इसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में इसको जानते हैं। और ये क्या हो जाएगी? भाजपा मतलब बीजेपी व सहयोगी दल। तो ये दो जो नाम आप सुनते हो उसका अर्थ ये होता है, कांग्रेस जब सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ती है तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? यूपीए। और बीजेपी या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जब सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्लियर?
अब मैं दो बातें इसकी बेसिक करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं सिर्फ जो आपसे बात कर रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहा हूँ। तो ये जो राष्ट्रीय दल हैं, इनकी दो बातें करूँगा। एक तो राष्ट्रीय दलों के लिए आवश्यक क्या है, अर्जेंट क्या चीज़ होती है, नेसेसरी क्या है, एक तो ये बात करूँगा, क्या ज़रूरी होता है कि तभी वो राष्ट्रीय दल है। दूसरा, इनके अधिकार क्या होते हैं जो कि इनको सबसे अलग करते हैं, राइट्स क्या है। तो यदि हम बात करें कि आवश्यक क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लिखिए, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट प्राप्त करनी आवश्यक है। कम से कम 2% सीट प्राप्त करनी आवश्यक है। कम से कम 2% सीट प्राप्त करनी आवश्यक है, तभी वो राष्ट्रीय दल है। आप ये भी कह सकते हो कि राष्ट्रीय दल को दर्जा कब मिलेगा, जब वो 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। और विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग। ये जरूरी होता है इसके लिए। अब इसके अधिकार क्या है? पहला लिखिए, एक तो पार्टी का सिंबल मिलता है, प्रतीक मिलता है, पार्टी का सिंबल मिलता है, ध्यान रखना, मतलब इस पार्टी का ये सिंबल है। दूसरा, टेलीविजन व रेडियो पर, मैं यहां पर सरकारी टेलीविजन की बात कर रहा हूं, आकाशवाणी कह सकते हो, और टेलीविजन आपका दूरदर्शन, ब्रॉडकास्ट का समय मिलता है। तो आपको यहां पर ब्रॉडकास्ट का समय भी मिलता है नेशनल पार्टी को, राष्ट्रीय दल को। तो ये दो बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट प्राप्त करनी आवश्यक होती है, तभी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। तो ये हमने राष्ट्रीय दल से संबंधित कुछ बातें की हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय दलों की स्थिति को जानने के बाद अब राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आप उसको ध्यान से राइट डाउन कर लें और उसको साथ साथ रिवाइज करते रहें। स्टार डाल के लिखिए, राजस्थान में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन, आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन जो है ये अजमेर और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच में चलती है। बस आपने इतनी ही बात ध्यान रखनी है। और दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आया है ये है रिशांत सिंह। ये जो रिशांत सिंह है ये जयपुर से संबंधित है। ये न्यूज़ भी आज के न्यूज़पेपर में है और ये क्रिकेटर हैं। देखिए, फ्रांस में
एक संस्था है, ग्रुप है, उस ग्रुप ने इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फ्रांस में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें फ्रांस की वेलियन स्पोर्ट्स बॉन्ड ने यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जयपुर से संबंधित है। आपके यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऋषांत सिंह का संबंध किस खेल से है। पहला तो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, तो क्रिकेटर है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और करंट में क्यों चर्चा में है? फ्रांस की वेलियंट स्पोर्ट्स बोर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है किसी भी वस्तु, किसी भी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी बात कहता है, क्लियर, वो ब्रांड एम्बेसडर होता है। तीसरा जो पॉइंट है, EVM, एथनो वेटरनरी मेडिसिन। यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसका पूरा नाम एथनो वेटरनरी मेडिसिन आयुर्वेद पर आधारित है। और इसके माध्यम से अब जो पालतू पशुओं का इलाज किया जाएगा, कहने का मतलब ये है कि पालतू पशुओं का जो इलाज है, उनकी बीमारियों का जो इलाज है, अब आयुर्वेद के माध्यम से भी किया जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, ये आयुर्वेद से संबंधित है। लिखिए, इसके माध्यम से पालतू पशुओं की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। तो अब पालतू पशुओं का जो इलाज है वो आयुर्वेद से भी किया जाएगा। आप कह सकते हो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी है उनका इलाज किया जाएगा। ये भी आज के न्यूज़पेपर में आपको ये स्थिति मिलेगी। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान करंट जीके के इस स्पेशल सीरीज में आज हमने राजस्थान के सियासी संकट के साथ साथ राजस्थान से संबंधित जो अन्य करंट अपडेट था उसको भी हमने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि उसके माध्यम से आप संस्थान से जुड़े रहें, और संस्थान के माध्यम से जो आपको जो भी जीके से संबंधित मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है वो आपके पास भली भांति सुरक्षित रह सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।